तो लास्ट वीडियो में हम देख लिया था प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, प्लाज्मा फेरेसिस के बारे में भी हमने देख लिया था। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन्स होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो कोई भी बुक पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, किसी को भी पूछ लो, तो प्लाज्मा प्रोटीन का भी जहाँ पे भी नाम आ जाता है तो ये तीन तो सबसे पहले आ ही जाते हैं। तो नॉट ओनली दिस प्रोटीन, सो और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो हमने पढ़ लिया है, बट और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो हम फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ते नहीं हैं। ओके, और बुक में भी सही तरीके से दिया नहीं जाता। तो और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ में ही हमें देखने को मिलता है। समझो एक पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन जो इस स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन्स में आते हैं, वो उसके बढ़ने या कम होने की वजह से पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें देखने को मिल जाते हैं, जो हमें ब्लड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें मिल जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन जो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब अंडरलाइंग डिजीज हमें पता चल जाता है। ओके, तो ये स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन्स हमें क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जैसे कि तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो मेडिकल स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स या कोई आजू बाजू घर वाले तुम्हें रिपोर्ट पकड़ा के पूछेंगे कि भाई रिपोर्ट में क्या हुआ है। तो उस समय तुम्हें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन इंक्रीज हुआ है तो इसके नीचे अंडरलाइंग डिजीज़ ये है, उनको एक्सप्लेन करने से जिसका इसकी वजह से उनका तुम्हारा क्या एक पर्टिकुलर इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा प्रोटीन स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन हम डिस्कस करते हैं, प्री एल्बुमिन, जिसको हम ट्रांस थायरेटिन भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन क्या? प्री एल्बुमिन, इसको हम ट्रांस थायरेटिन, देखो नाम साथ में पढ़ते ट्रांस थायरेटिन, बट मैं अलग अलग लिखा हूँ। तो ट्रांस थायरेटिन का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट द थायरोक्सिन एंड रेटिनॉल। ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट द थायरोक्सिन एंड ट्रांसपोर्ट द थायरोक्सिन, ये T4 थायराइड हार्मोन है, एंड रेटिनॉल, इसको हम विटामिन ए से जानते हैं। विटामिन, इन दोनों को ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। और प्री एल्बुमिन और इसका और क्या नाम है? ट्रांस थायरेटिन। इसके म्यूटेशन होने की वजह से हमें कौन सा डिजीज़ देखने को मिलता है? अमाइलो, वो स्पेलिंग गलत होगा तो आई एम वेरी सॉरी। तो ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ है जिसमें अमाइलॉइड प्रोटीन्स जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक सीवियर डिजीज़ है, एक फैटल भी हो सकता है। ओके, ये हुआ पहला प्लाज्मा प्रोटीन। तो सेकेंड प्रोटीन जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो इसको हम थोड़ा डिटेली देखते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो यहाँ पे इसको हटा दो, एक पर्टिकुलर नाम है, और ये एंटी को भी थोड़ी देर साइड पे रखो। हम ट्रिप्सिन की बात करते हैं। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, ऑब्वियसली प्रोटीन है। स्पेलिंग मिस्टेक, ये मेरी प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी होती रहती है। ओके, तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है। इसका काम क्या है? प्रोटीएसिस, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। कैसा? ये प्रोटीएसिस एंजाइम है। ओके, ऑब्वियसली एंजाइम एक प्रोटीन ही होता है। एक प्रोटीएसिस एंजाइम है जो ब्रेक डाउन द प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो हम देखते हैं सीओपीडी, जैसे कि एम्फाइसीमा सीओपीडी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम में ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। ये वो अपनी एल्वियोली गलत बना दिया। ये अपना एल्वियोली। ओके, तो एल्वियोली समझ लो एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है एल्वियोली के अंदर, एल्वियोल्स के अंदर। तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए अपना जो भी इम्यून सिस्टम जो है रिएक्ट करेगा। यहाँ के मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे ब्लड के थ्रू यहाँ पे आ जाएंगे इनको बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो अपना सबसे पहला एक्ट करने वाला जो लिम्फोसाइट है, ल्यूकोसाइट है। ओके, न्यूट्रोफिल एक ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम को रिलीज करता है। जो उस एंजाइम का काम क्या है? जो बैक्टीरिया के जो प्रोटीन होते हैं, बैक्टीरिया के प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है, मारने के लिए हेल्प करता है। तो ये ट्रिप्सिन जो है बैक्टीरिया के प्रोटीन को ब्रेक डाउन तो करता ही है साथ में, बट बैक्टीरिया के प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया और साथ में ये क्या करता है? एल्वियोली एक इलास्टिक प्रोटीन के थ्रू बना है,
इलास्टिक मटेरियल, ओके, उस इलास्टिक मटेरियल को भी ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है। अगर तो ये ट्रिप्सिन पहले अच्छा काम तो कर रहा है, हेल्प काम कर मतलब हेल्प तो कर ही रहा है, और साथ में ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद वो क्या करेगा, एल्वियोली का जो इलास्टिन प्रोटीन है उसको भी ब्रेक डाउन करना चालू कर देगा। और ये जो अगर इलास्टिन प्रोटीन को अगर उसने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया तो एल्वियोली जो है वो अपना इलास्टिसिटी को खो बैठेगा, और जैसे कि एक्सपायरेशन करेंगे ब्लड को तो वो ये एल्वियोली जो है अंदर चला जाएगा, इससे लंग कोलैप्स होने के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस चीज़ को रोकने के लिए अपना लीवर जो है, लीवर क्या करता है, एक एंजाइम, एक प्रोटीन को सीक्रेट करता है, वो ये है अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, इसीलिए एंटी नाम दिया है, जो ट्रिप्सिन के ऑपोजिट काम करता है। जैसे ही पता चला कि भाई ये ट्रिप्सिन ने उस बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर दिया और ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है आ जाएगा यहाँ पे और आकर उस ट्रिप्सिन को रोक देगा। ओके, कोलैटरल डैमेज होने से अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है रोक देगा, और ये इसका काम है। मतलब अगर कोई एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा सीओपीडी डिजीजेस में, लंग डिजीजेस में, लंग डिसऑर्डर्स में हमें अल्फा एंटी 1 ट्रिप्सिन का डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ओके, ये हुई ये प्रोटीन की बात। ओके, तो हम थर्ड प्रोटीन पढ़ते हैं, अल्फा 1 फीटोप्रोटीन। नाम में दिया फीटोप्रोटीन, इसको बोल जाओ तुम फीटोप्रोटीन। फीटोप्रोटीन तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो लीवर बनाता है और यॉर्क सैक, और ये सिर्फ हमें फीटस में देखने को मिलता है, सिर्फ फीटस में देखने को मिलता है। इसका कोई काम नहीं है, नो वर्क इन द अडल्ट्स। ओके, और एक टेस्ट होता है, ओके, ये लीवर यॉर्क सैक सीक्रेट करता है ये फीटस। ओके, ये प्रोटीन सीक्रेट करता है, बट इसका हमें क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक टेस्ट होता है अल्फा 1 फीटो प्रोटीन टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट होता है जो 15 to 20 वीक्स के बीच में ये टेस्ट जो है किया जाता है। एक प्रेग्नेंट वुमन में ये अल्फा 1 फीटोप्रोटीन टेस्ट जो है वो किया जाता है। ओके, अगर ये टेस्ट करते क्यों है, ये टेस्ट इसीलिए करते क्योंकि फीटस का कोई एबनॉर्मलिटी, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। फीटस मतलब जो पेट में जो फीटस है वो सही है, उसके कोई एबनॉर्मलिटीज, फीटस डिस्ट्रेस, वो सारे चीज़ों को हमें देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये अल्फा 1 फीटोप्रोटीन टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तुम्हें जानना ज़रूरी है। और कौन सीक्रेट बनाता कौन है, लीवर बनाता है, फीटस लीवर, एंड यॉर्क सैक जो है बनाता है। इसका कोई काम नहीं है अडल्ट में। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रोटीन पे जाते हैं। तो हम चौथा स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो नाम से हम जानते हैं मैक्रोग्लोबिन। मैक्रोग्लोबिन एक मतलब बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है। तो अपनी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वही प्रेजेंट है और सबसे छोटा भी वही है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द नेफ्रॉन्स, इसमें क्या होता है कि लीकिंग ऑफ द स्मॉलर प्रोटीन्स इनटू द यूरिन। तो ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम में बहुत जितने भी स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, वो स्मॉलर प्रोटीन्स जो है वो यूरिन में लीक आउट होते हैं। और स्मॉलर प्रोटीन्स कौन से, ऑब्वियसली एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन यूरिन में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन यूरिया, एल्बुमिन इन यूरिया। ओके, तो ये ब्लड में आ रहा है। तो ये एल्बुमिन जो है, बॉडी का जो भी एल्बुमिन है वो यूरिन के थ्रू निकल रहा है, तो बॉडी में एल्बुमिन की काउंट डिक्रीज हो गई। तो और ये मैक्रोग्लोबिन है, और बॉडी में जितने भी स्मॉल प्रोटीन जो है वो सारे यूरिन में निकल रहे, बट ये अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन जो है वो बड़ा प्रोटीन है, तो वो ये नेफ्रॉन्स के थ्रू यूरिन में जा नहीं पाता। तो ये क्या एक्यूमुलेट हो जाता है और बॉडी में और इंक्रीज हो जाता है। ओके, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन जो है प्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सा इसके कंडीशन देख ले, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन इंक्रीज्ड विथ डिक्रीज्ड सीरम एल्बुमिन लेवल। मतलब ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम में एल्बुमिन जो है वो यूरिन में लीक आउट हो रहा है, एल्बुमिन यूरिया हो गया, और एल्बुमिन की कमी हो गई, डिक्रीज्ड एल्बुमिन सीरम एल्बुमिन लेवल। तो इस कंडीशन में मैक्रोग्लोबिन जो है वो मतलब मैक्रोग्लोबिन लेवल जो है इंक्रीज हुआ है।
मतलब ब्लड चेकअप पे हमें मिल जाएगा कि एल्बुमिन काउंट पूरा डिक्रीज हो गया और अल्फा टू मैक्रोग्लोबिन कंडीशन जो है वो काउंट जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इससे हमें ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है फाइंड आउट हो सकता है। ये भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। और एक और कंडीशन, इंक्रीज्ड विथ नॉर्मल एल्बुमिन लेवल। नॉर्मल एल्बुमिन लेवल नॉर्मल एकदम, बट एल्बुमिन लेवल नॉर्मल है फिर भी इंक्रीज हुआ है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी के अंदर। एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ है, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो हमें इतना याद करें तो भी सही है। ओके, कभी ज़रूरत पड़े तो हम ये मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। तो अल्फा टू मैक्रोग्लोबिन इंक्रीज है और एल्बुमिन लेवल भी नॉर्मल है, बट इससे हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर कोई एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुआ है। और एक और कंडीशन जो है डिक्रीज हुआ है, मतलब अल्फा टू मैक्रोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो अल्फा वन ये सारे प्रोटीन बनाता कौन? ऑब्वियसली लीवर। तो मतलब ऑब्वियसली लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है तभी तो ये डिक्रीज हुआ है, वरना ये डिक्रीज होगा ही नहीं, इसका काम है बढ़ना। ओके, तो लीवर डिजीज हुआ है, पैंक्रियाटिस हुआ है, पैंक्रियाटाइटिस और लीवर डिजीज में हमें अल्फा टू मैक्रोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हमें डिक्रीज दिखने को मिलता है। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रोटीन के ऊपर जाते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोटीन पे जाते हैं, बीटा टू माइक्रोग्लोबिन। इसको हम बीटा टू एम टेस्ट से भी जानते हैं। बीटा टू एम, इसको क्या बोलते हैं? बीटा टू माइक्रोग्लोबिन ट्यूमर मार्कर टेस्ट। ये क्लिनिक में मतलब ये एक टेस्ट है, बीटा टू माइक्रोग्लोबिन ट्यूमर मार्कर टेस्ट। नाम में दिया ट्यूमर मार्कर टेस्ट। ये नॉर्मली अपनी बॉडी में बीटा टू माइक्रोग्लोबिन जो है नॉर्मली कम, मतलब नॉर्मली लो होता है। ओके, कोई कैंसरस कंडीशन में जैसे कि माइलोमा और क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, कुछ लिम्फोमास के कंडीशंस में ये बीटा टू माइक्रोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज हो रहा है करके कौन से टेस्ट में हमें पता चल जाता है? ये बीटा टू B2M ट्यूमर मार्कर टेस्ट में हमें ये चीज़ देखने को मतलब पता चल जाता है। ओके, और ये टेस्ट करने के लिए हमें ब्लड के थ्रू ये टेस्ट हमें कहाँ से कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं ब्लड ऑब्वियसली सबसे पहले आ जाता है, और सेकेंड यूरिन एंड थर्ड एक रेयर कंडीशंस में CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू भी ये टेस्ट जो है किया था। क्या नाम है टेस्ट का? बीटा टू माइक्रोग्लोबिन ट्यूमर मार्कर टेस्ट। और ये इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कोई कैंसरस फॉर्म हुआ है कि इसकी वजह से ही कैंसर कंडीशन देखने को मिलेगा जब ये प्रोटीन जो है इंक्रीज हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रोटीन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोटीन हम पढ़ेंगे गामा ग्लोबिलिन। तो गामा ग्लोबिलिन हम पहले ही देख चुके थे। गामा ग्लोबिन जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, और ये लिवर से नहीं बनती, ये एक एक्सेप्शन है। ये नॉट सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में भी ये पूछते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। ये कहाँ से बनते हैं? प्लाज्मा सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स जो है रिलीज करते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स को हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। तो इसका क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंट है? एंटीबॉडीज में बहुत सारे आते हैं, गेम्ड GAMED, गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ओके, तो ये सारे एंटीबॉडीज है जो एक पर्टिकुलर ऑटो इम्यून डिजीजेस में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि अपना खुद का एंटीबॉडीज अपनी खुद की मारते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का काउंट जो है इंक्रीज हो गया क्योंकि वो एंटीबॉडी जो है मतलब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को या पर्टिकुलर सेल्स को, टिश्यू को प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, उस कंडीशन में हमें उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स फाइंड करने के लिए काम आता है। और यही चीज़ अगर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है काउंट बढ़ गया है तो प्लाज्मा फेरेसिस करके उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को एक टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस करके हम उस एंटीबॉडीज़ को निकाल कर हम एक टेम्परेरी रिलीफ पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो है सीरम एल्बुमिन लेवल। ये तो हमें एल्बुमिन का काम क्या होता है सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एल्बुमिन ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और ट्रांसपोर्ट द हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्ट द फैटी एसिड्स
acids to the liver and myocyte for the utilization of energy. मायोसाइट्स को फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं लिवर को और मायोसाइट्स को, ताकि वो अपना एनर्जी बना सके। और क्या काम है एल्बुमिन का, तो ये मेजर फंक्शन है एल्बुमिन का। ओके, तो एल्बुमिन सीरम लेवल, तो जब भी एल्बुमिन का काउंट बॉडी में डिक्रीज हुआ है तो एल्बुमिन कौन बनाता है, लिवर बनाता है। तो मेजर सबसे कॉमन डिजीज़ जो है सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वो है लीवर डिजॉर्डर्स। तो एल्बुमिन काउंट डिक्रीज हुआ है अपनी बॉडी में, नॉर्मल कंडीशन से डिक्रीज हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, लीवर डिजीजेस, जैसे कि सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, ऐसे सब कंडीशन जो है वो ऐसे सब कंडीशन में सीरम एल्बुमिन लेवल जो है पूरा डिक्रीज हो जाता है। और कोई कंडीशन जैसे कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम, अभी हमने देखा था नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि छोटे छोटे स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो लीक आउट हो जाता है एल्बुमिन यूरिन के थ्रू। ओके, लीक आउट हो जाता है, तो लीक आउट होने की वजह से बॉडी में एल्बुमिन काउंट जो है डिक्रीज हो जाता है, उससे हमें ये लीवर डिजीज नेफ्राइटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, जैसे कि बर्न्स में। ओके, और इडेमा कंडीशंस में एल्बुमिन कमी होने की वजह से हमें इडेमा देखने को मिलता है कि कोई पेशेंट को मतलब बार बार इडेमा हो रहा है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो इसका मतलब उसकी बॉडी सीरम एल्बुमिन लेवल जो है वो कम है। तो ऐसे सब क्लिनिकली हम ये सारे प्रोटीन्स के वजह से हम बहुत सारे चीज़ें हम पता कर सकते हैं और बहुत डिटेली इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बट जब कोई पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन हम पढ़ेंगे उस कंडीशन में, जैसे कि हम लिवर सिरोसिस जब हम पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हुआ ये दो प्रोटीन्स। आगे हम नेक्स्ट प्रोटीन के ऊपर जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोटीन हम देखते हैं हेप्टोग्लोबिन एंड ट्रांसफेरिन। ओके, हेप्टोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो लिवर बनाता है। हेप्टोग्लोबिन कौन बनाता है, लिवर बनाता है, लिवर सिंथेसिस करता है। और हेप्टोग्लोबिन का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्टर है, किसकी गाड़ी है। और नॉर्मल कंडीशंस में आरबीसी का एज कितना होता है, 120 डेज में वो आरबीसी जो है डेड हो जाता है, आरबीसी जो है डाइड हो जाता है। कहाँ, स्प्लीन में। ओके, स्प्लीन में जाके, स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड बोला जाता है, स्प्लीन में जाकर वो मर जाता है। ओके, आरबीसी जो है, आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, सलाइन हो जाता है, तो आरबीसी उन छोटे छोटे कैपिलरीज के थ्रू मूव नहीं कर पाता और आरबीसी जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। और आरबीसी ब्रेक डाउन होने की वजह से, आरबीसी जो ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन ज़रूरी है, आरबीसी को तो हमने इसका एज हो गया उसको उड़ा दिया, तो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये हेपेटोग्लोबिन गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी है जो हीमोग्लोबिन को लेके ब्लड के अंदर घूमता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस मतलब एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी जो है एबनॉर्मली ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा आरबीसी जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली पर्टिकुलर एज के बाद आरबीसी जो है ब्रेकडाउन हो रहा है। बट हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या हो जाता है कि आरबीसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन होता रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है रिलीज़ हो रहा है ब्लड के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हेप्टोग्लोबिन की ज़रूरत है। बट लीवर तो अपने टाइम के हिसाब से ही हेप्टोग्लोबिन को सिंथेसिस करके भेजेगा ना ब्लड के अंदर, और जो भी हीमोग्लोबिन इसको मिल रहा है अपनी गाड़ी में बिठा के घूमता रहेगा ब्लड के अंदर, जो है घुमाता रहेगा। बट प्रॉब्लम जब यहाँ आ जाती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये हेप्टोग्लोबिन खत्म हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये हेप्टोग्लोबिन जो है खत्म हो जाता है। तब अब जब हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज हुआ है, ब्लड रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन देखने को मिले, इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन है अंडरलाइंग में जिसके थ्रू आरबीसी जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। इसके वजह से हेप्टोग्लोबिन जो है वो कम हो गया, ये मेजर है। और साथ में कोई लीवर डिजीज हुआ है उसके वजह से भी हमें हेप्टोग्लोबिन जो है कम हो जाता है। ओके, ये हुआ अपना हेप्टोग्लोबिन के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, ट्रांसफेरिन।
या नाम में दिया है फेरिन। फेरिन मतलब आयरन के साथ रिलेटेड है। इस टेस्ट का नाम क्या होता है? ट्रांसफेरिन फेरिन सैचुरेशन टेस्ट। इसका नॉर्मल वैल्यू 15 to 50% होता है। ओके, ट्रांसफेरिन का काम क्या है? इट्स ए व्हीकल, ये एक ट्रांसपोर्ट, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ये आयरन को ब्लड के अंदर, आयरन जो है ऐसे पड़ा नहीं रहता, ब्लड के अंदर ऐसे पड़ा रहेगा तो वो बाकी सारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। बट आयरन जो है, आयरन को कौन लेके घूमता है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है अपने अंदर लेके घूमता रहता है। ओके, अगर आयरन जितना है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि आयरन जितना है ट्रांसफेरिन भी उतना ही होगा ऑब्वियसली। तो इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर डिक्रीज हुआ है, ट्रांसफेरिन लेवल डिक्रीज हुआ है, तो हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। और अगर ये इंक्रीज हुआ है, ट्रांसफेरिन काउंट जो है इंक्रीज हुआ है, तो मतलब कि ये इंक्रीज हुआ है, मतलब ये भी इंक्रीज हुआ तभी तो ये इंक्रीज होगा। भाई लोग आ रहे तभी तो गाड़ी मतलब लोग आ रहे तभी तो गाड़ी भी गाड़ी चलाने वाले भी बढ़ जाएंगे। तो आयरन ज़्यादा आ रहा है तो ट्रांसफेरिन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं? हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस कंडीशन में क्या होता है कि इंक्रीज्ड आयरन लेवल इन द ब्लड। ओके, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन, स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन जो तुम्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर कूदते हैं। तो नेक्स्ट प्रोटीन जो है सेरुलोप्लाज्मिन। ये प्रोटीन भी अपना लिवर सिंथेसिस करता है। और ये प्रोटीन का काम क्या है? ये दिस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर ऑफ कॉपर। ये कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर कॉपर को लेकर घूमता रहता है। और ये कॉपर को लेकर घूमता है तो कुछ कंडीशंस में ये जो है डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज्ड सेरुलोप्लाज्मिन ये एक जेनेटिक कंडीशन में देखने को मिलता है। जेनेटिक कंडीशन में ये हमें देखने को मिलता है और इस कंडीशन को बोलते हैं विल्सन सिंड्रोम। विल्सन सिंड्रोम बोलते हैं। इस कंडीशन में सेरुलोप्लाज्मिन लेवल जो है डिक्रीज्ड हो जाता है। ओके, और इंक्रीज सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन है ब्लड के अंदर। सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन जो है इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब अंडरलाइंग डिजीज क्या होगा? रूमेटेड आर्थराइटिस, ल्यूकेमिया कंडीशन में, हॉटकिंस लिम्फोमा, इन सब कंडीशंस में, रूमेटेड आर्थराइटिस, ल्यूकेमिया, हॉटकिंस लिम्फोमा में, इन सब कंडीशन में जो है सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाता है। और एक फिजियोलॉजिकली हम बात करें, फिजियोलॉजिकली नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और साथ में जब कोई वुमन बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रही है, उस कंडीशन में भी सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन जो है वो इंक्रीज देखने को हमें मिलता है। कौन से कंडीशन में? प्रेगनेंसी के टाइम पे और बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज कर रही हो, तो उस कंडीशन में भी हमें सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। ओके, कौन से किसको ट्रांसपोर्ट करता है? कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम नेक्स्ट प्रोटीन के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोटीन जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये जितने भी मैंने स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन्स मैंने पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें ज़्यादातर क्लिनिक में देखने को मिलता है ये वाला। और लिवर टेस्ट हम जब कराएंगे सबसे पहला यही टेस्ट मतलब यही टेस्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, तो तुम क्लिनिक में जा रहे हो, तुम्हें मतलब फीवर है, कुछ दिनों से फीवर है, ठंडी लग रही है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, तुम्हारी हार्ट रेट इंक्रीज हुई है और तुम्हारी ब्रीथिंग भी फास्ट है। इन सब कंडीशंस जो है वो कितने भी मेडिसिन दो तुम्हें क्योर नहीं हो रहा है, तो तुम्हें डॉक्टर ने बोला कि ब्लड चेकअप कराओ, उसमें से लिवर टेस्ट भी करवाया। तो उसमें लिवर टेस्ट कराने के बाद क्या हुआ? सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इंक्रीज हो गया। तो नॉर्मली अपनी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है लो प्रेजेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इससे कम ही होता है, ये 0.3 mg/dl, इससे कम ही होता है, इससे कम सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस में सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होता है, जैसे कि अपनी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन डिजीज हो, कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो अपनी बॉडी में, उस कंडीशन में सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन द
इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। तो कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बॉडी में हो रहा है, उन कंडीशंस में हमें सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इंक्रीज कंडीशन में देखने को मिलता है। तो तुम ब्लड चेकअप करवाने के बाद हमें पता चला कि, और नॉर्मली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के सिम्टम्स भी मैंने अभी जो बताया, जैसे कि फीवर, अब तुम्हारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है और तुम मेडिसिन लेते जा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो जैसे कौन से सिम्टम्स, चिल्स, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसे कुछ सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन कंडीशन अपनी बॉडी में हो रहा है तो ये सारे कंडीशन, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवाया तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हुआ तो ये वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो गया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसकी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इंक्रीज हुआ है। तो हमें उस पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन के लिए ही हमें मेडिसिन जब देंगे तब ये सारे कंडीशन जो है सिम्टम्स हमें देखने को बंद हो जाएंगे। कौन से जैसे कि इन्फेक्शन में देखा जाए तो निमोनिया, सेप्सिस और स्किन इन्फेक्शन, ये सारे कंडीशंस में इन्फेक्शस कंडीशन में हमें सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज देखने को मिलता है। और रूमेटेड आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़ के अंदर, ये सारे कंडीशंस में सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है एलिवेटेड इंक्रीज नज़र आता है। और कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, किसी को डायबिटीज़ है, कोई ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, और कोई सीडेंटरी लाइफ मतलब पूरा दिन अपना बैठ के गुजार रहा है, जिंजिवाइटिस हुआ है, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, प्रेगनेंसी बोल दिया, तो ऐसे सब कंडीशन में सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाता है। ये प्रोटीन भी लिवर ही सिंथेसिस करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है। 11 स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन मैंने डिस्कस किया है। ये सारे प्रोटीन जो है वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है और तुम्हें इन चीज़ का नॉलेज भी होना ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है बहुत सारे। एक जगह लिख लो और रिवाइज करते रहो, ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। ओके, जब तुम रिपोर्ट चेक करोगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स चेक करोगे, वो ये जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।